फ्रेंड्स, आज हम जो है वो रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। पूरा जो हमने बेसिस ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक पढ़ा है ना, आज हम उसे पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम के अंदर हम उसे जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो हम उसे रिवाइज कर लें। चलो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरी किसी किसी टॉपिक्स के अंदर, किसी किसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ होगी। द पर्पस इज़ कि मेरे को जो है वो आपका जो है वो कम से कम टाइम के अंदर मैं चाहता हूँ कि आपकी जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर भी हो जाएँ, और जो है वो आपको जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी हो जाए। देखो सबसे पहले जो है वो आ जाता है बेसिस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। देखो सबसे पहले जो है ना फटाफट जो है वो समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो बिजनेस जो है वो उसको हमने तीन कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनाइज करा हुआ होता है। या तो सोल प्रोप्राइटर होती है, तो पार्टनरशिप होती है, तो कंपनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर मान लो केस होता है जहाँ पर सिंगल पर्सन ही जो है वो ओनर है, तो वहाँ पर टोटल कैपिटल कितने बंदों ने इन्वेस्ट करी होगी? टोटल कैपिटल जो है कितने बंदे इन्वेस्ट करते हैं? सिंगल पर्सन ने इन्वेस्ट कर रखी होती है, और वो सिंगल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी वो ही जो है वो फंक्शनिंग करता है सारे के सारे प्रॉफिट्स की, सारे के सारे लॉसेस की, और उसी को जो है सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस मिलते हैं। मेन डिसएडवांटेज क्या होता है सिंगल ओनरशिप का? सिंगल ओनरशिप का एक ही डिसएडवांटेज था कि जो है वो सारी की सारी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी रिस्क पर लगी रहती हैं, और वो भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करा जाता था बिजनेस लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। दैट्स वाई पार्टनरशिप जो है उसकी ज़रूरत जो है वो हमें महसूस हुई। सर ये तो जो है समझ में आ गया कि पार्टनरशिप की ज़रूरत महसूस हुई और पार्टनरशिप जो है वो आई। हम्म, इसके बाद जो है वो हमने जो है वो क्या पढ़ा था? मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो पार्टनरशिप की पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन जिन्होंने एग्री करा है कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट। जो भी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं, जो कैरीड किसने करा है? सभी ने कैरीड ऑन करा हुआ है। अगर सारे बिजनेस चला रहे हैं तब भी जो है वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो बंदे नहीं जो है वो बिजनेस उसके अंदर जो है वो वर्क कर रहे हैं। पार्टनरशिप है ही इसीलिए कि कॉमन ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, जहाँ पर अगर कोई पार्टनर है, अगर वो बिजनेस कर भी रहा है ना, देन ऑल्सो ये अज्यूम्ड है कि वो जो है वो दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है। तो इसीलिए जो है डेफिनेशन क्या है हमारी, हमारे को डेफिनेशन अगर पेपर में आएगी तो लिख कर आनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो बनती है। पार्टनरशिप किसके थ्रू बनती है? एग्रीमेंट के थ्रू बनती है। पार्टनरशिप जो है वो आउट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती है, और जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन बेटर जो है मैंने क्या बताया है कि बेटर जो है वो क्या होना चाहिए? बेटर है कि जो है वो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो। नहीं तो बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े अराइज हो जाते हैं। बाद में अगर मान लो फर्म के अंदर लॉसेस, सर झगड़े अराइज हो जाते हैं मतलब? सर थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर दो इसको। देखो झगड़े अराइज हो जाते हैं इन द सेंस, अगर मान के चलो कि बाद फर्म को जो है वो कोई हैवी लॉसेज हो जाते हैं, तो कभी कभार पार्टनर्स जो है वो डिनाई कर जाते हैं। अगर ओरल एग्रीमेंट है, वो कहते हैं ऐसा तो कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, और जो है वो बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा बेटर है कि रिटर्न एग्रीमेंट करो, ताकि बाद में कोई डिनाइल का ऑप्शन ना बचे। ठीक है सर। सर आपने अभी हमारे को जो है वो एक कॉन्सेप्ट और जो है वो बताया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो डील करता है जो है वो पार्टनरशिप को। बिल्कुल है। अब सर हमारे को इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा था हमने, वो था फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप। कितने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के? देखो हमने जो है वो 5 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। सबसे पहला, टू और मोर पर्सन्स होते हैं। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है वो कमेंस कितने लोगों से होती है? क्या सिंगल पर्सन जो है वो कमेंस करता है? नहीं, टू और मोर पर्सन जो है वो कमेंस, टू और मोर पार्टनर जो है वो कमेंस करने के लिए जरूरत होती है। मतलब मिनिमम तो टू तो चाहिए ही है यार। अगर दो सिंगल पर्सन होगा तो अभी हमने पढ़ा कि था कि जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। सर मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ पर्सन हमने पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो भी बैंकिंग बिजनेस है तो उसके अंदर 10 है, और अदर बिजनेसेस हैं तो उसके अंदर 20 होती है। बिल्कुल सही बात है। मिनिमम हो गया 10 बैंकिंग बिजनेस के लिए, मैक्सिमम हो गया 10, और जो है वो अदर बिजनेसेस के लिए 20 हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो हमने जो है वो पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था, वो था कि एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बेटर है कि जो एग्रीमेंट कैसा हो? रिटर्न एग्रीमेंट हो। क्यों? ताकि जो है वो झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है वो कोई भी अराइज ना हो। थर्ड पॉइंट जो हमने जो पढ़ा था, जो हमने सीखा था, वो था लॉफुल बिजनेस। हाँ, जो पार्टनरशिप है वो एंटर किस लिए करी गई होनी चाहिए? पार्टनरशिप जो है वो एंटर होनी चाहिए ताकि कोई लॉफुल या कोई लीगल बिजनेस जो है वो करा हुआ है।
इलीगल अनलॉफुल बिजनेसेस के लिए तो थोड़ी पार्टनरशिप करी होनी चाहिए, रोबरी के लिए, चोरी चकारी, डाकू डकैती के लिए, क्या इसके लिए जो है वो, ये जो है वो अगर मान लो कोई दो बंदे मिल गए हैं तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाया जाएगा? नो, दिस इज़ नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। हमने जो है वो पढ़ा भी था कॉन्सेप्ट अपनी क्लास के अंदर, जहाँ पर हमने जो है वो ए और बी जो है वो दो पार्टनर थे जो स्मगलिंग कर रहे थे और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली। तो क्या वो जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस था? नहीं, वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो नहीं कहलाया जाता। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, पार्टनरशिप बनाई गई है ना, तो प्रॉफिट्स की तो शेयरिंग होगी होगी, और जो है वो प्रॉफिट्स की शेयरिंग जो है, अगर मान लो कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, हमने पढ़ा था ना चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी थी, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट शेयर करने का नहीं है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि चैरिटी है, और ये इन चीज़ों के लिए जो है वो हमारा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। सर रेशियो, और जो है वो रेशियो जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग की कैसे डिटरमाइंड होती है? एग्रीमेंट के थ्रू डिटरमाइंड होती है। और अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस के अंदर तो हमें पता है कि इक्वली शेयर जो है वो होती है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो पता ही है हमें। और जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि हमारे पास बिजनेस जो है वो कैरीड कौन करेंगे, या तो सारे के सारे, या कोई भी ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग जो कर रहा है सभी के लिए। सर हमारे को फीचर्स और कंटेंट जो है पार्टनरशिप के अच्छे से रिवाइज हो गए हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक बात बताओ, जो पार्टनरशिप डीड है वो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू आती है, ओरल या रिटर्न हो सकती है? बेटर है कि हमारी रिटर्न हो। कंटेंट्स क्या आ जाते हैं पार्टनरशिप डीड के? आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंटर्स जो है वो, आपके पास भी जो नोट्स होंगे या आपने अगर सेल्फ करी है या फिर कैसे भी करी हुई है, आप 5 पॉइंट जो है वो याद कर लो अच्छे से, जो कंटेंट्स के हैं पार्टनरशिप डीड के। अगर कभी कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो आप लिख देना। कंटेंट्स आ जाते हैं जैसे नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, उसका मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस आ जाता है पार्टनर्स का, डेट एंड कमेंसमेंट हो गया पार्टनरशिप की, कितना पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हुआ है, और रेशियोज़, किस रेशियोज़ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करा गया है। तो आपने 5 पॉइंट जो है वो मनपसंद के जो है वो आप अपने आप ही याद कर लेना। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। कितने जो है वो बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं? 3 बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1 एडवांटेज क्या होता है कि अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। वो किस लिए जो है वो सही रहेगी? डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सही रहती है। सेकंड आ जाता है, अगर रिटर्न जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो एक अच्छा एविडेंस माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और तीसरा आ जाता है कि ये हमारे को मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव करने में मदद करती है। हमारी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह नहीं होंगे। तो 3 पॉइंट कौन कौन से थे हमारे? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे अगर हमारी रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी। अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड होगी तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी एक एविडेंस माना जाता है कि हाँ, अगर कोई झगड़े हुए तो यस, आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी पार्टनरशिप ही नहीं थी। एंड जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व रहे, कि बाद में कोई पार्टनर कहे हमने तो यार डिसाइड करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देंगे, अब तू कह रहा नहीं देंगे, तो ऐसी कोई फालतू की चीज़ें ना हो। तो इसीलिए बेटर है कि रिटर्न जो है वो पार्टनरशिप जो है वो डीड होनी चाहिए। अब हमने इसके बाद जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रोविज़न जो भी अफेक्ट करते हैं हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसको। हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने जो है पढ़े थे? हमने 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े थे, जहाँ पर हमने सबसे पहला पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर मान लो डीड साइलेंट है तो उस केस के अंदर जो है प्रॉफिट जो है वो कैसे शेयर होता है? इक्वली शेयर होता है। सर हम क्वेश्चन भी करे हुए हैं। सेकंड एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है, क्या अगर मान लो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं दे रखा, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाती अगर जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं दे रखा। थर्ड हमने जो पढ़ा था वो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा था। अगर मान लो पार्टनर है, पार्टनर को अपार्ट फ्रॉम हिज जो है वो कैपिटल एडवांसेस, उसने कोई अमाउंट जो है वो एडवांसेस करा होता है फर्म को, तो उस लोन के ऊपर जो है वो फर्म उसे इंटरेस्ट जो है वो देती है, और वेदर प्रॉफिट हो या ना हो, वो जो है वो उसको पार्टनर को जो है वो दिया ही दिया जाता है, और उसको फुल अमाउंट जो है वो मिला मिला जाता है। जो भी इंटरेस्ट जो भी लोन दिया हुआ है उसके ऊपर उसको फुल इंटरेस्ट जो है मिलता है। ये नहीं देखा जाएगा फर्म जो है वो लॉसेस के अंदर चल रही है, फर्म के 50,000 के लॉस आ रहे हैं, 30,000 के, 20,000 के लॉसेस आ रहे हैं, उससे कोई नहीं है। आप पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कुछ एडवांसेस दिए हैं, उसके ऊपर जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या करती है, वो इंटरेस्ट जो है वो पे ऑफ करती है। सर ये तो 3 पॉइंट जो है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए। फोर्थ पॉइंट कौन सा था हमारा?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमने पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस के अंदर, अगर मान लो उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो, जो भी ड्राइंग जो पार्टनर्स कर रहे हैं, पार्टनर है, पार्टनर ने 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, क्या उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगी पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनर से नहीं, अगर डीड साइलेंट है तो। फिफ्थ एडजस्टमेंट कौन सी थी हमारी? सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो क्या कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन जो है वो पेड आउट करी जाएगी? नहीं यार, फिर तो जो है वो कोई भी सैलरी और इंटर रेम्यूनरेशन पे आउट नहीं करी जाएगी। तो इसका मतलब क्या था? हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था कि तभी दी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। वेदर उसका पार्टिसिपेशन बिजनेस के अंदर जो है वो ज़्यादा भी है बाकी सारे पार्टनर से। कभी कभार जो है वो ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि बाकी पार्टनर से ना, 3 पार्टनर थे ए बी सी, जहाँ पर ए का ना पार्टिसिपेशन जो है वो बी और सी से ज़्यादा है, देन ऑल्सो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ही कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोई भी सैलरी या फिर जो है वो रेमुनरेशन जो है वो पेड आउट नहीं करी जाएगी। इसके बाद जो है वो जो हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने जो है वो कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था? राइट ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर जो है वो हमने पढ़ा था। कितने टाइप के हमने राइट्स पढ़े थे? राइट्स जो है वो हमने जो है 5 टाइप के पढ़े थे कि उसके पास पूरा राइट होता है रिटायर करने का, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो शेयर करेगा प्रॉफिट्स को, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो जो है वो अगर मान लो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसका जो है वो इंस्पेक्शन करा सकता है, उसको डाउट हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है कोई भी मैटर जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, वो किसी और पर्सन से जो है वो डिस्कस भी कर सकता है। बिल्कुल है। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स का। वो जो है वो फेथ, उसकी ड्यूटी है, उसको क्या जिम्मेदारी है, क्या उसकी नैतिकता है, वो जो है वो उसकी जो है वो जिम्मेदारी है कि वो फेथफुल होना चाहिए अदर पार्टनर्स के लिए। और उसकी जो है वो ड्यूटी है वो शेयर करेगा लॉसेस भी। उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को डेलीजेंटली परफॉर्म करेगा, और वो जो है वो compete नहीं करेगा फर्म से। ये जो 4 पॉइंट हमने जो है वो पढ़ लिए, एक तो फेथफुल होना चाहिए, सेकंड वन इज़ वो शेयर करेगा लॉसेस को भी, वो अपनी ड्यूटीज़ को डेलीजेंटली परफॉर्म करेगा, एंड वो compete नहीं कर सकता फर्म से। ये तो हमने पढ़ लिए राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसके बाद जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रिपरेशन हमने सीखा था। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा था कि जो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था, जो सारा का सारा चार्ज जो था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, और जो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो है करा जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या जो है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस में बनाया जाता है? नहीं, वो ओनली प्रॉफिट के केसेस के अंदर जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। प्रॉफिट्स हैं तो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा, और उसी के थ्रू जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीखा था कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन पर्पस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का? हमने सीखा था ना कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड मतलब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ही जो है वो मेन काम होता है। अगर मान लो जो है वो पार्टनरशिप डीड नहीं था तो हमने क्या पढ़ा था? तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो गवर्न करता था, वो जो है वो डील करता था कि उसके थ्रू जो है वो हमारे प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट और ये भी पढ़ा था इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नहीं होता, वो टेम्प्रेरी अकाउंट होता है। और उसका नेचर क्या था? हमने पढ़ा था कि इसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट था। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने जो है वो पढ़ा था इसकी जनरल एंट्रीज हमने जो है वो पढ़ी और सीखी थी। जनरल एंट्रीज के अंदर सबसे पहली जनरल एंट्री जहाँ पर अगर मान लो कोई भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो है वो मतलब हमारी, देखो हमारा ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पर जो भी सरप्लस जो भी बचा होगा वो सीधा का सीधा हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो कॉन्सेप्ट हमारे जो है ना 11th क्लास के अंदर भी स्ट्रॉन्ग थे, तो हमारे को पता है कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो हमने जो जनरल एंट्री जो हमने पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़ी थी। नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद जो हमने जो जनरल एंट्री पढ़ी थी वो पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किसके लिए खर्चा है? वो फर्म के लिए खर्चा है, एंड जो है वो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है। देखो 3 पार्टनर्स हमने देखा था कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ए ने 1 लाख लगाया था, बी ने 50,000 और जो है वो सी ने 50,000 लगाया था। अब जब इसने ज़्यादा लगाया हुआ है, ये भी तो कहेगा कि ना
जो है वो उसको इंटरेस्ट जो है वो दी जाए कैपिटल के ऊपर। देखो क्या होता है ना, देखो इन्होंने जो है वो कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है पैसा लगाया। अगर वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा ना लगाते तो वो कहीं और लगाते, बैंक के अंदर पैसा लगाते, तो एफडी वगैरह के अंदर पैसा लगाते, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता। बट उन्होंने जो है वो यहाँ पर पैसा लगाया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसको दी जा रही है। तो उसके अंदर एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो खर्चा है, खर्चे का तो हमारे को सर पता ही है, खर्चा जो है वो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने जो है वो डेबिट कर दिया, और जो है वो पार्टनर की इनकम बन गई है। और जो है वो सर पार्टनर तो हमें पता ही है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ती है, लाइबिलिटीज हमें पता है क्रेडिट साइड बढ़ती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड जो है वो मतलब हमने डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, और वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और एंट्री और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ कितने परसेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करा गया है। इसके बाद जो है वो ये तो हो गया जब हमने ये नॉर्मल एंट्री पास कर ली। अब यार ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम ट्रांसफर भी तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वो इंटरेस्ट से रिड्यूस हो जाएगा। हमारे जो प्रॉफिट जो सरप्लस प्रॉफिट से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है, और जो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद जो हमने जो जनरल एंट्री पढ़ी थी और सीखी थी, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखो हमने टी शेप के अंदर बना के भी देखा था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर 10,000 था और यहाँ पर भी 10,000 था, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अकाउंट बैलेंस हो गया। अब हमने जो थर्ड एडजस्टमेंट जो सीखी थी वो सैलरी और कमीशन की सीखी थी। देखो सैलरी और कमीशन के अंदर हमने जनरल एंट्री जो है वो, अगर मान लो सैलरी या कमीशन जो है पार्टनर को अलाउड करी गई है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो पार्टनर को सैलरी जो भी दी जाएगी वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगी, सर पार्टनरशिप फर्म के लिए तो जो है वो क्या होगी, वो खर्चा होगा। तो वो खर्चा जो है वो डेबिट करा जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट कर दिए, और जो है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हम क्या लिख देंगे, बीइंग सैलरी और कमीशन जो है वो पेबल करी गई है पार्टनर्स को। बिल्कुल सही बात है। इससे हमारा क्या होगा, सैलरी के अंदर जो है वो ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब हमारे को जो है वो सर आपको ना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को जो है ना अगली एंट्री खुद ही समझ में आ गई है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ना ट्रांसफर कर देंगे जो भी पार्टनर की सैलरी या कमीशन होगी, और एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज और कमीशन। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल सही है। एंट्री हमारी क्या बन गई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। इसके बाद हमने जो है वो फोर्थ एडजस्टमेंट जो सीखी थी कि ट्रांसफर जो है वो रिजर्व्स के अंदर जो है वो अगर मान लो करा गया है। सर रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर करा था हमने, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सीखा था, देखो कभी कभार क्या होता है जो है फर्म के पास इतने सरप्लस प्रॉफिट या फिर एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं ना, तो जो है वो क्या करने फर्म जो है वो आगे के एक्सपेंशन वगैरह के लिए इन चीज़ों के लिए रिजर्व्स में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। तो उसके अंदर क्या होगा, रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो पीएनएल अकाउंट से नहीं निकलेगा। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा ना, वहाँ से हम उसे रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स के अंदर, इससे हमारे रिजर्व जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और सर रिजर्व्स तो जो है वो क्या होती हैं, जो है वो रिजर्व्स का तो हमें पता है कि बैलेंस जो है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो, और ये क्रेडिट साइड पे बढ़ते हैं, तो ये हमने क्रेडिट जो है वो, क्रेडिट जो है वो इसीलिए हमने जो है वो 2 में डाला है। तो हमने जो है वो क्रेडिट इसीलिए जो है वो रिजर्व्स को क्रेडिट किया हुआ है। हमने जो है वो अगली एडजस्टमेंट जो है वो कौन सी सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने अगली एडजस्टमेंट सीखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हमने क्या सीखा था, 3 पार्टनर्स से, ए बी और सी है। ए और बी ऐसे पार्टनर्स थे ना जो पैसा ना विड्रॉ करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। तो आपस में इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड एंटर करी थी ना, उन्होंने कहा था यार ऐसे तो कोई भी पार्टनर जो है वो विड्रॉ करता रहेगा, ये ऐसे तो चलेगा नहीं। इसीलिए जो है वो क्या है कि जो है वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाएगा अगर आप जो है वो ड्राइंग्स करोगे, तो उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। तो उस केस के अंदर एंट्री क्या होगी कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसके करंट अकाउंट को जो है कम करो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम बन जाएगी, और जो है वो एक तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के लिए, पार्टनर्स के लिए लॉस है और फर्म के लिए क्या है, वो तो इनकम है। तो इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट कर दी। ये जो है वो ये इनकम का हेड है, और ये जो है हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये तो पता ही है ये क्यों कराया हमने डेबिट, ताकि जो है हम उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर पाएँ, क्योंकि ये एक तरह से एक्सपेंस या लॉस है पार्टनर्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कि अगर हमें ट्रांसफ़र करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो एंट्री क्या पढ़ी थी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, हमने इसके बाद जो है ना एंट्री पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नरेशन लिखी थी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर, जो हमने करा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसके बाद जो हमने सिक्स्थ एडजस्टमेंट पढ़ी थी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की पढ़ी थी। देखो जब भी प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे। सर ये क्या बात कह दी, देखो प्रॉफिट्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर, देखो जो जो सब कुछ बच गया वो किसका, वो पार्टनर्स का। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब जो है वो बच गया इन द सेंस जो है वो डेबिट साइड जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बैलेंस बच रहा होगा या यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहीं पर बच रहा होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गए। हमें तो पता ही है सर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ती है, और जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपने जो है क्लोज कर दिया ऐसा करके। इसके बाद जो है वो हमने क्या सीखा था, इसके बाद जो है हमने जो है वो परफॉर्मा जो है बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है वो परफॉर्मा जो है वो बनाया था। एक सेकंड में आपको जो है वो दिखा रहा हूँ कि हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने जो है, ये रहा हमारा परफॉर्मा जो हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जो अभी हमने सारी जनरल एंट्रीज पास करी हैं वो बस हमने यहाँ दिखा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जो है वो हम उठा के लेकर आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज कर लिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर की सैलरी चार्ज कर ली थी, एंड टू पार्टनर्स की कमीशन जो है वो चार्ज कर ली, टू ट्रांसफ़र अगर हमने कोई रिजर्व के अंदर करा है, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो इनकम बन जाएगी फर्म के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट कर दी, और जो बैलेंस प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। ये हो गया हमारा परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक बात है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद जो हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है ना वो दो टाइप से प्रिपेयर करे जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। देखो हमने जो है वो यहाँ पर क्या पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कि हमारी जो कैपिटल होती है ना वो फिक्स्ड ही रहती है, वो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होती है वो हमारी जो है वो फिक्स्ड ही रहती है, वो जो है वो चेंज नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो हमारी जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन दो सिचुएशन थे जहाँ पर जो है चेंज हो गई थी। अगर मान लो कोई भी पार्टनर जो है वो कोई भी एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेता है, उस केस में चेंज हो जाती है, या फिर जो है वो कुछ ऐसा पार्ट है कैपिटल का जो परमानेंटली पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, जो कि वो कभी नहीं लेकर आने वाले हैं, उस केस के अंदर जो है वो हमारी जो है वो क्या हो जाती है, ये जो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी हमारी कैपिटल जो है वो चेंज हो जाती है। सर इसके अंदर हमने दो चीज़ें और भी तो पढ़ी थी कि हमारे जो हैं क्या नाम है, हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि दो सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पर जो है कि हमने ये दो सिचुएशन तो ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और यहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ हमने जो है वो कहाँ पढ़ा था इसको। ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर जो है वो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये तो हमें पता ही है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड होता है। कैपिटल है यार, क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कोई भी विड्रॉल होगा तो वो टू कैश और बैंक होगा। देखो कैश जो है वो बैंक चला जाएगा, कैश अकाउंट जो है वो क्या होता है, एसेट अकाउंट होता है, और एसेट के अंदर क्या होते हैं,
हम जो है वो क्या करते हैं, वो बढ़ता है डेबिट साइड पे और कम होता है क्रेडिट साइड पे। तो हम जो है वो कैश या बैंक, अगर हमारा कम होगा तो हम टू कैश या बैंक कर देंगे। और अगर मान लो कोई परमानेंट कैपिटल जो है वो, अगर मान लो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जा रही है, तो जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि ये दो ही सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है वो क्या होता है, यही दो सिचुएशंस के अंदर एक विड्रॉल का, एक इंट्रोड्यूस का, जहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो है वो चेंज होती है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस केस के अंदर, कौन सा केस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस के अंदर। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाकी सारी जो एडजस्टमेंट्स होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, रेम्यूनरेशन की, कमीशन की, कोई भी विड्रॉल होगा कैपिटल का, और जो है वो अगर मान लो जो है वो बैलेंस जो है उसका क्रेडिट बच जाता है तो ये, नहीं तो यहाँ पर ये बाय बैलेंस सी डी। और सर जो है वो आपने जो है वो ये बताया कि ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। सर आपने जो है वो एक बात बताओ ना, अगर मान लो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का जो है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये रहा, ये डेबिट बैलेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ये डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस जो है वो कहाँ पर शो होगा, डेबिट बैलेंस जो होता है ना, डेबिट बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो एसेट साइड पे शो होता है। डेबिट बैलेंस जो है वो एसेट साइड पर शो होता है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा ऐसा है जो फर्म को, पार्टनर को देना नहीं है बल्कि लेना है। क्या बात कहती सर, मज़ा आ गया सुन के। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होती है, लाइबिलिटी है फर्म की पार्टनर की तरफ, कितना पैसा जो है वो पार्टनर ने फर्म के अंदर लगाया हुआ है, तो इतना पैसा जो है वो पार्टनर को, फर्म को पार्टनर को देना है। तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस जो है करंट अकाउंट का वो लाइबिलिटी साइड शो हो जाता है, और डेबिट बैलेंस जो है वो एसेट साइड शो होता है। देखो ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पर एक पार्टनर जो है वो, मान लो दो पार्टनरशिप, दो फर्म के अंदर दो पार्टनर है, ए है और बी है। तो ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पर एक पार्टनर का करंट अकाउंट में जो, एक पार्टनर का जो है वो लाइबिलिटी साइड जो है वो बैलेंस आ रहा हो, और एक पार्टनर का जो है वो एसेट साइड में बैलेंस आ रहा हो। ऐसा हो सकता है, या दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट का जो है वो बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी साइड आ रहा हो, या दोनों पार्टनर का जो है वो एसेट साइड आ रहा हो। ऐसे मल्टीपल केसेस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो आपको पता ही है कि जो फिक्स्ड कैपिटल या फिर जो कैपिटल अकाउंट है, उसका बैलेंस तो हमेशा 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 लाइबिलिटी साइड आएगा, वो एसेट साइड नहीं आ सकता। क्योंकि ये हमेशा जो है वो कैपिटल जो है वो हमारी फिक्स ही रहेगी, तो हमारा जो है वो नुकसान, मतलब जो है वो हमारी कैपिटल कम होने का सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब ऐसा पैसा हमेशा रहेगा ही रहेगा जो कि फर्म ने पार्टनर से ले रखा है, तो इसीलिए इसका हमेशा लाइबिलिटी साइड पर ही आएगा। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो है वो ये बैलेंस रहेगा, और करंट अकाउंट का डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या फिर केसेस जो भी मैंने अभी बताए थे। अब हमारे को सेकंड पॉइंट जो हमने केस पढ़ा था, सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो पढ़ा था। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सर आप एक बार हमें रिवाइज करा दो। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसके अंदर ओनली एक ही अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है, वो होता है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट प्रिपेयर करा जाएगा, वो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और उसके अंदर डेबिट साइड पे कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो पास ऑन करी जाएंगी सर, डेबिट साइड के अंदर तो कोई भी लॉस का शेयर होगा, लॉस जो है वो डेबिट होता है, वो डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। ड्रॉइंग जो भी करी गई है वो भी खर्चा है, या फिर जो है वो लॉसेज हैं, वो भी जो है वो डेबिट कर दो। विड्रॉल है कैपिटल की, वो भी जो है खर्चा है, वो भी जो है वो एक तरह से विड्रॉ कर, वो भी जो है वो डेबिट साइड पे डाल दो। और क्लोजिंग बैलेंस तो जो है वो सर डेबिट साइड पे आता ही है। फिर सर क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी एंट्रीज आ जाती है, क्रेडिट साइड पर कोई भी कमीशन या बोनस है, जो भी इनकम है पार्टनर की, सैलरी या रेम्यूनरेशन भी इनकम है, इसीलिए वो भी क्रेडिट होगी। हमें पता ही है सर इनकम जो है वो उनका जो है वो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी जो है वो क्रेडिट होगा। कोई भी एडिशनल कैपिटल है वो भी क्रेडिट होगा। कोई भी बैलेंस है कैपिटल का, या फिर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है पार्टनर्स ने, वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी प्रॉफिट्स का शेयर होगा वो भी जो है वो क्रेडिट हो जाता है। सर एक बार ना आप परफॉर्मा दिखा दो, हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो परफॉर्मा देखा था, बाय बैलेंस बीडी, कोई भी कैश या बैंक, कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आओगे, कैश या बैंक का तो जो है वो एसेट अकाउंट होता है, एसेट जो है वो डेबिट साइड बढ़ते हैं, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम है पार्टनर की, इनकम जो है वो क्रेडिट होती है। सैलरी और रेम्यूनरेशन इनकम है वो भी क्रेडिट हो गई। कमीशन और बोनस है वो भी इनकम है, वो भी क्रेडिट हो गई। बैलेंस ईडी है वो भी इनकम है, वो भी क्रेडिट हो गई। मतलब एक तरह से वो जो है वो, मतलब ये एक तरह से ये तो डेबिट बैलेंस है। और मैंने यहाँ पर जो है गलती से बोल दिया था, ये भी क्रेडिट होगी, ये इनकम नहीं है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस हो गया एक तरह से, और ये एसेट साइड पर शो हो जाएगा। और ये कैश और बैंक है, वो आ गया हमारा। ड्राइंग्स आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो
अगर मान लो कोई भी लॉस है वो हमारा डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे तरह एक तरह से लॉस होता है, लॉस जो है वो हमारा डेबिट होता है। ये तो हमारे को अच्छे से पता ही है कि लॉस को तो जो है वो हम डेबिट ही करते हैं। और जो है वो इसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि जो है वो हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा जो है वो बैलेंस शीट ही यहाँ पर जो है वो चला जाएगा। इसके बाद जो हमने जो है वो क्या पढ़ा था, इसके बाद जो हमने पढ़ा था, हमने इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है वो हमने पढ़ा था। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी अलाउड होता है अगर वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाइड है। डीड के अंदर स्पेसिफाइड है, ये पार्टनरशिप डीड है, इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। या तो ये अप्रोप्रिएशन होता है या फिर ये चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब हमने पढ़ा ही था कि अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, ये कंपलसरी नहीं है नेचर के अंदर। और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये कंपलसरी है नेचर के अंदर। और चार्ज का एग्जांपल भी हमने देखा था कि ऑफिस रेंट वगैरह है या सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी। आपका फर्म का प्रॉफिट आए, लॉस आए, कुछ भी आए, यार ये तो देनी पड़ेगी, तो वो होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, ये तभी आएगा, ये तभी हम करते हैं जब कोई प्रॉफिट होगा। अगर मान लो फर्म है, फर्म के जो है लॉसेज आ रहे हैं, फर्म को कुछ लॉसेज हो रहे हैं, तो क्या जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। अगर मान लो वो केस है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का, नहीं तब नहीं दिया जाएगा। वो दिया जाएगा ओनली अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो ही उस केस के अंदर दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो हमने चार्ज और जो है वो अप्रोप्रिएशन के अंदर जो है वो हमने डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी पढ़ ही लिया था। इसके बाद जो है वो हमने जो कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी थी कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा, एक सेकेंड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है या फिर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो सकता है। अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स हमारे सफिशिएंट हैं, या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होंगे या फिर लॉस होंगे। अगर सबसे पहले केस लेके चलते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यार फुल अलाउड कर दो, तो जो है वो पूरा का पूरा अलाउड कर दो, पूरा का पूरा अलाउड कर दो, और सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो एंटाइटल्ड होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीड रेट पर, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जो है वो मेंशनड है पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है वो अलाउड जो भी मेंशनड है उसके बेसिस पर जो है वो दिया जाएगा। और अगर मान लो जो है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पर कैसे अलाउड होगा, ओनली जितना एक्सटेंट जो है प्रॉफिट होगा उतना ही जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाएगा। और लॉसेस के केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लॉसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड होगा ही नहीं होगा, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का केस पढ़ रहे हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के केस के अंदर हमें पता है कि देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर जो है प्रॉफिट जो है वो तभी डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे जब प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट है ही नहीं तो क्यों जो है वो लॉसेस हैं, लॉसेस के केस में जो है वो लॉसेस बांट दें, लॉसेस तो थोड़ी बांटेंगे, प्रॉफिट्स बांटेंगे ना। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं आता। अब अगर हमारे पास जो दूसरा केस जो हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर अगर मान लो वो चार्ज है ना अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज है का मतलब है कंपल्शन है, मतलब आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली। आप ये बोलो कि फर्म के अंदर जो है वो लॉसेज आ रहे हैं तो हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा अलाउड होगा फुल के अंदर, इररिस्पेक्टिव फर्म के अंदर प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, कोई नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है। इसके अंदर जनरल एंट्री जो है वो हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने पहले भी पढ़ लिया अभी। और अगर मान लो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, तो यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तो जाएंगे नहीं, वहाँ पर तो यार प्रॉफिट्स को बांटा जाता है, लॉसेस को तो बांटा नहीं जाता, तो कहाँ से सर चार्ज होगा। चार्ज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट होता है, उसके थ्रू जो है वो बनाया जाएगा और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चला जाएगा। और जनरल एंट्री के अंदर नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद हमने जो है वो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो सीखी थी। कभी कभार क्वेश्चन क्या होता था, क्वेश्चन के अंदर जो है ना ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती थी, तो हम जो है वो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर देते हैं। वैसे तो इसको ना दो मेथड है, या तो आप कैपिटल अकाउंट बना लो, क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, लॉसेज ये सारे के सारे डेबिट वगैरह सारे जो हमने सारी एंट्रीज डाली हैं सारी एंट्रीज डाल दो, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही हमारा जो है वो रिमेनिंग जो है वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो केस
दूसरा केस आ जाता है जहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे, उसमें हम ड्राइंग से ऐड कर देंगे वही, मतलब ये जो परफॉर्मा है ना इसी के हिसाब से चल चल के हम इस फिगर तक पहुँच जाएंगे। जो कैपिटल एट द एंड होगी उसमें हम ड्राइंग से ऐड कर देंगे, उसमें हम शेयर ऑफ लॉसेज जो भी जो है वो हैं वो ऐड कर देंगे, उसमें जो है वो कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी वो माइनस कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे और कैपिटल हमारी बिगनिंग के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब जो है वो सर क्या जो है वो ये तो आपने बताया कि जो है वो कैपिटल कौन सी कैपिटल पर दिया जाता है इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या कोई एडिशनल जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी गई है क्या उसके ऊपर भी जो है वो क्या नाम है इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है? हाँ, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है। अगर मान के चलो कोई कैपिटल है वो हमने इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर को और हमारे अकाउंट जो है वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट जो है वो कैसे दिया जाएगा? अमाउंट जो भी इंट्रोड्यूस करा है उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट बाय 100 से और उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6/12 से। यहाँ पर 6/12 क्यों करा है? क्योंकि हमने कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी 1 अक्टूबर को और हमारे अकाउंट जो है वो क्लोज कब हो रहे हैं 31 मार्च को। तो उस केस के अंदर हमने मनी को कितने मंथ के लिए यूटिलाइज करा है? 6 महीने के लिए यूटिलाइज करा है और 6 महीने के लिए जो है वो पैसा जो है वो क्या हो गया? हाँ, मतलब फर्म ने जो है वो 6 महीने के लिए पैसा जो है वो यूज़ करा है ना, तो अमाउंट इंट्रोड्यूस इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 6/12। अब एग्जांपल लेके चलो, मान लो दो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के अंदर ए और बी। ए ने 50,000 का जो है वो अमाउंट जो है इंट्रोड्यूस करा है, बी ने 40,000 का। तो 50,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6/12 एंड बी का आ जाएगा 40,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6/12 जो है वो हो जाएगा। अगर हमने अमाउंट जो है वो यूटिलाइज करा 6 महीने के लिए तो ऐसा होगा। ये तो सर समझ में आ गया था। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हाँ सर, हमने इसके बाद ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी आप हमें रिवाइज करा दो। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ड्राइंग का मतलब पढ़ा था सबसे पहले कि ड्राइंग का मतलब है कोई भी कैश या फिर कोई भी अमाउंट जो है वो गुड्स या विड्रॉ करें या बिजनेस के अंदर से प्रोप्राइटर ने जो है वो विड्रॉ करें पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली तभी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। अगर हमारी जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा ही नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करा जाएगा। और बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें कि जो हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो इनकम है किसके लिए? बिजनेस के लिए, और लॉस किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए है। ठीक बात है। अब हमने इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो ड्राइंग्स होती है ना वो दो टाइप की होती हैं, एक अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है या तो अगेंस्ट द कैपिटल हो सकती है। अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये जो है वो ड्राइंग्स की डेबिट साइड में शो होगी और जो है वो ये प्रॉफिट्स में से हम जो है पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मान लो पार्टनर है ए बी है, उन्होंने ड्राइंग जो है वो अगेंस्ट द प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल लिया है। ठीक है, समझ रहे हो? नाम से क्लियर हो रहा है, कॉमन सेंस ही जा रही है कि प्रॉफिट्स में से जो है वो पैसा विड्रॉ करा गया है। प्रॉफिट्स में से अगर पैसा जो है वो विड्रॉ करा गया है तो उस केस के अंदर हमारी कैपिटल अफेक्ट नहीं होती, उस केस के अंदर हमारी कैपिटल अफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर ड्राइंग हमारी अगेंस्ट द कैपिटल है तो हमारी जो है वो कैपिटल जो है वो अफेक्ट होगी और हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस होगा, यहाँ पर हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम यूज़ नहीं करते जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं बार बार बता देता हूँ, ये आप गलती कर जाओगे एग्जाम के अंदर, बच के रहना कि ये हम अगर ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है ना, ये हम यूज़ नहीं करते फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन। लेकिन अगर अगेंस्ट द कैपिटल है तो हम यूज़ करते हैं इसको। ये वाली जो ड्राइंग्स होगी ना इसको यूज़ करा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के लिए। सर समझ में आ गई बात कि इसको यूज़ नहीं करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि कैसे हमने जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। ए ने जो है वो ड्राइंग्स करी 1 लाख की, बी ने करी 50,000 की एंड सी ने करी है 5,000 की। 5,000 एंड 5,000 की, 50,000 गलती से बोल दिया मैंने, यहाँ पर 5,000 एंड 5,000 की जो है वो ड्राइंग्स करी। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाएगा ड्राइंग्स जो भी उन्होंने करी है अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है। देखो, केस नंबर 1 वो वाला केस है जहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर जो है ना विड्रॉ करता जा रहा है रेगुलर इंटरवल के बाद में, हर एक दो एक एक महीने के बाद में जो है पैसा विड्रॉ करता जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मान के चला मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कि 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसके साथ वर्ड पर एनम दिया हुआ है। उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेशन होती है? एवरेज पीरियड जो है वो निकाला जाता है। सर एवरेज पीरियड निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाएगा? जो टाइम जो भी बचा होगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, मान लो 1 महीने के बाद में ड्राइंग, हर 1 महीने के बाद ड्राइंग हो रही है तो क्या कितना टाइम बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद में?
11 महीने, 11 महीने बचे हैं, बिल्कुल सही है, 11 महीने बचे हैं। और जो है लास्ट ड्राइंग के बाद में जो है कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद में जो है वो बच गया 1 महीना बच गया। ठीक है, तो 11+1 ÷ 2 मतलब 6 महीने, 6 महीने आ गया हमारा एवरेज पीरियड। उसके बाद जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, टोटल जितनी भी ड्राइंग करी है, से एग्जांपल 1 लाख, 5,000, 5,000, उसे रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। सर समझ में आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या पढ़ा था, ये तो तब था अगर फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो रहा है। वो वाला केस बताओ जहाँ पर जो है वो सेम अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं हो रहा, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो रहा है। अगर मान लो जो है वो डिफरेंट अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे दो मेथड हमने पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और जो है वो प्रोडक्ट मेथड। हमने जो है वो ये दो मेथड हमने जो है वो पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, हर जो भी ड्राइंग का अमाउंट जो भी विड्रॉ करा गया है उसके अंदर हर जो है वो ड्राइंग के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन करी जाएगी। और प्रोडक्ट मेथड के अंदर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने रिमेनिंग पीरियड के लिए वो पैसा विड्रॉ करा है। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, हमने जो है वो अच्छे से पढ़ा भी था। आपने सर एक हाफ ईयरली ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स है, मतलब हर हाफ ईयरली के अंदर जो है वो ड्राइंग्स हो रही हैं, और अगर हमने ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड के अंदर जो है वो ड्राइंग्स करी थी, तो उस केस के अंदर क्या जो है वो फॉर्मूला लगाया था, अमाउंट को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट बाय 100 से, और उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ये हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो 50,000, 40,000 और 30,000 विड्रॉ करा है, तो उसे रेट बाय 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने रिमेनिंग पीरियड, कितने जो है वो पीरियड के लिए जो है वो पैसा विड्रॉ करा था, और यहाँ पर जो है रिमेनिंग पीरियड के लिए जो है वो कितने रिमेनिंग पीरियड के लिए विड्रॉ करा था उसके जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितने पीरियड के लिए विड्रॉ करा है। हाफ ईयरली ड्राइंग्स का जो है वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाफ ईयरली ड्राइंग्स के अंदर अगर ड्राइंग हमने बिगिनिंग के अंदर करी है, तो अमाउंट को हम रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने जो है वो बिगिनिंग के अंदर करा है ईच पीरियड के अंदर, और अगर मिडल के अंदर करा है, तो हमने जो है वो सीखा था अमाउंट को रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6/12 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन सा केस हो जाएगा, अगर जो है वो हमने मिडल के अंदर करा है। और अगर एंड के अंदर करा है, तो क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 3/12 जो है वो हमने पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हमने जो है वो ये पढ़ा था। एक बात बताओ, अगर मान लो ये तो तब हो गया, अगर मान लो जो है वो डेट ऑफ विड्रॉल ही जो है स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो उस केस के अंदर टोटल ड्राइंग को रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। ये कौन सा केस होगा, अगर डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो स्पेसिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जाकर ऐसा ऐसा होता है। सर हमने कुछ स्पेशल पॉइंटर्स भी पढ़े थे, वो भी हमारे को एक बार रिवाइज करा दो। देखो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है ना, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करा जाएगा ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है यार, कोई क्या क्या ड्राइंग देने की, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लो जो है वो डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है, तो इट इज़ मेनली कि अज्यूम कर लेंगे कि वो मिडल के अंदर करिए। अगर अमाउंट जो है वो विड्रॉ करा गया है हर क्वार्टर के एंड में, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा 4.5 मंथ के अंदर। और अगर इंटरेस्ट अमाउंट विड्रॉ करा है हमने मिडल ऑफ ईच मंथ के अंदर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने के लिए। अगर अमाउंट विड्रॉ करा गया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7.5 मंथ के लिए। और अगर मान लो जो अमाउंट विड्रॉ करा बिगनिंग के अंदर, तो 6.5 मंथ ले लेंगे। अगर हर मंथ के अंदर, हर मंथ के बिगनिंग में करा है, हर मंथ के मिडल में करा है, तो 6 मंथ, हर मंथ के जो है वो एंड में करा है, तो 5.5 मंथ जो है वो उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट और पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। जो भी जो है वो कोई भी गारंटी जो है जो भी दी गई थी, वो हमने जो है वो पढ़ा था। ये दो कॉन्सेप्ट और हमने पढ़े थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, बस एक सेकेंड। सबसे पहले मैं ना आपको गारंटी का प्रॉफिट जो है वो गारंटी का टॉपिक रिवाइज करा देता हूँ। देखो गारंटी के अंदर क्या होता है, अगर मान लो एक्चुअल शेयर जो है वो हमारा गारंटीड अमाउंट से कम है, तो जो भी जो है जो कम पे करा गया है ना पार्टनर को,
जो भी जो है वो 1,20,000 देना था, 1 लाख ही जो है वो मिला है उसको। तो जो 20,000 है या तो फर्म दे देती है या तो कोई भी पार्टनर जो है वो दे देता है, डिपेंड कर जाता है जिस पार्टनर ने देना है। ठीक है, जो ये डेफिसिट अमाउंट जो है वो आपने 20,000 निकाल लिया, और ये फर्म या फिर पार्टनर। ठीक है, अब जो है इसके अंदर दो केसेस हमने पढ़े थे, जहाँ पर अगर मान लो गारंटी जो है वो सारे के सारे पार्टनर्स ने दी है, उस केस के अंदर क्या होगा, गारंटी अमाउंट को जो है वो राइट ऑफ कहाँ पर करा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होंगे वो रिमेनिंग पार्टनर्स को जो है वो दे दिए जाएंगे रिमेनिंग रेशियो के अंदर। और जो है वो गारंटी अगर मान लो पार्टनर्स ने दिया है या फिर पार्टनर ने दिया है किसी और पार्टनर को, उस केस के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा जो उस पार्टनर को एक्चुअली में मिला है। अगर देखो ज़्यादा मिला है गारंटीड अमाउंट से, तो जो है वो दिक्कत ही क्या है, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो तो रिमेनिंग पार्टनर्स को एज यूजुअल जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना था वो करो। दिक्कत तो तब है जब उसको जो है कम मिल रहा है गारंटीड अमाउंट से, उस केस के अंदर डिफरेंस अमाउंट जो है वो कंप्यूट करा जाता है, जो गारंटीड अमाउंट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होगा, जो उसे जो, और उस डिफरेंस अमाउंट को हम जो है वो डेफिशिएंसी भी बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। और या ये तो पार्टनर्स को दिया जाएगा या पार्टनर्स को जो है वो पार्टनर को दिया जाता है, और जो है वो बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वो निकाल लिया जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया, डेफिशिएंसी निकालना ये सब कुछ जो है वो गारंटी अमाउंट ये सब कुछ। और जो है गारंटी का मतलब क्या था कि कोई भी एश्योरेंस जो भी पार्टनर को दी है फर्म ने, कि आपको कम से कम इतना तो पैसा जो है वो हम देंगे ही, चाहे कुछ भी एक्चुअल प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर मान लो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हमारे गारंटेड अमाउंट से कम होते हैं, तो जाकर जो है वो डेफिसिट निकलेगा। अगर मान लो ज़्यादा है, उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर जितना एक्चुअल प्रॉफिट है वही दिया जाएगा। तो कम देने का मतलब ही क्या है, तो गारंटेड अमाउंट की कोई भी रेलिवेंस जो है वो नहीं रहती है। ठीक है सर, ये तो हमने जो है वो दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक सर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपने पढ़ाया था, वो भी हमारा रिवाइज करा दो ताकि हमारा बेसिस ऑफ पार्टनरशिप ना पूरा रिवाइज हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो है वो क्या होता है, जितना पैसा उसे मिलना चाहिए उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना पैसा जो है वो रॉन्गली जो है वो दे दिया है, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आ जाएगा, और उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है वो आ जाएगा। और ऐसे करके जो है वो हमारा जो है वो जनरल एंट्री जो है वो पास हो जाती है। और देखो ये तो मैंने यहाँ पर आपको ना सुपर क्विक रिवीजन जो है वो कराई है पूरी बेसिस ऑफ पार्टनरशिप की। अगर आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, तो मैंने जो है वो अपने पूरे यूट्यूब के अंदर पूरी क्लासेस के पूरे लेक्चर जो है वो अपलोड करे हुए हैं। एंड अगर आपको जो है वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो वहाँ पर लेनी है, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। इस जैसे ये पास्ट एडजस्टमेंट है, इसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो एंट्री जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। और ये पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो कब करी जाती है, पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो तब करी जाती है अगर कोई भी एंट्रीज लेफ्ट आउट हो गई है, फिर कोई एंट्री रॉन्गली एंटर्ड हो गई है, या फिर कुछ छूट गई है। तो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन के बाद में ना क्या होता है, एक एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हम पास कर देते हैं। देखो अमाउंट जो है वो क्या जो है वो मिलता है पार्टनर को, क्या मिलना चाहिए, सॉरी, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर दें कि अमाउंट जो से ऑलरेडी मिल गया, रॉन्ग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर की वजह से वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ये इसके अंदर गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों जो है वो करी हुई है, क्योंकि यार देखो गेनर को मतलब उसकी पार्टनर की जो उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो ज़्यादा क्रेडिट हुई है, तो उसको क्या करो, उसको डेबिट करके खत्म कर दो उसका इफेक्ट। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है उसकी जो है वो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, वो क्रेडिट साइड बढ़ती है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब उसको लेसर क्रेडिट करा हुआ है, तो उसको जो है वो बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो और खत्म करो कहानी। उसको उसका पीछा जो है वो छोटा जो है वो डाल दो। और जो है वो हमारे को इसके अंदर नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आई होप आपको ये सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।